जय हिंद। हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे एंग्लो मराठा स्ट्रगल के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ लिया था। टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए हैं। आज अपने को बात करनी है एक तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में और फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। इन दोनों एंग्लो मराठा वॉर्स की स्टोरी क्या है आज अपन देखने वाले हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले अगर बेसिक तौर पे रिवाइज करें तो हमने बात की थी कि कैसे पेशवाज की पावर राइज हुई। एक मराठा रूलर हुए जिनका नाम था शाहू, और शाहू ने अपॉइंट किया बालाजी विश्वनाथ को एज पेशवा। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा ऑफिस को हेरिडिटरी बना दिया। जब बालाजी विश्वनाथ पास्ड अवे तो पेशवा बने इनके बेटे बाजीराव, और बाजीराव इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पेशवा पावर। बाजीराव के बाद पेशवा बने बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव डिप्लोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े स्ट्रांग आदमी थे, और इनके टेन्योर के दौरान मराठा एम्पायर ने खूब एक्सपेंड किया। लेकिन इन्हीं के टेन्योर के दौरान लड़ी गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि मराठास हार गए थे। और इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार का जो सदमा लगा, उसी के चलते बालाजी बाजीराव पास्ड अवे। और फिर सवाल खड़ा हुआ कि कौन पेशवा बनेगा अगला। एक तरफ थे बालाजी बाजीराव के बेटे माधवराव, और दूसरी तरफ थे बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव। मराठा कन्फेडरेसी जिसको हेड कर रहे थे नाना फडणवीस, उसने डिसाइड किया कि रघुनाथ राव पेशवा नहीं बनेंगे, माधव राव को पेशवा बना दिया गया। जब माधव राव पास्ड अवे इन 1772 तो एक बार फिर से वही सेम सवाल आया कि पेशवा कौन बनेगा अगला। एक तरफ थे माधव राव के भाई नारायण राव, और दूसरी तरफ थे माधव राव के अंकल रघुनाथ राव। इस बार भी मराठा कन्फेडरेसी ने डिसाइड किया कि रघुनाथ राव पेशवा नहीं बनेंगे, और नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। बट इस बार रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी रची, और उस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू नारायण राव को मरवा दिया। नारायण राव वॉज किल्ड, और एक बार फिर से रघुनाथ राव सपने देखने लगे पेशवा बनने के। लेकिन अब तो मराठा कन्फेडरेसी बिल्कुल भी इनको पेशवा नहीं बनने देगी, और मराठा कन्फेडरेसी ने नारायण राव के पोस्टमस सन माधव नारायण राव या फिर सवाई नारायण राव को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ये रघुनाथ राव फ्रस्ट्रेट होकर पहुंचे बॉम्बे के ब्रिटिशर्स के पास में हेल्प के लिए कि मेरी मदद करो, मुझे पेशवा बनाओ। बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। बट अपन ने पढ़ा था कि ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत है, इसको कैलकाटा के ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, और कैलकाटा के ब्रिटिशर्स ने अलग से एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। और फिर कैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चला है, कैसे उसकी कहानी घटी है, वो पूरी अपन ने देखी थी। फाइनली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सलाबाई इन 1782, और इस ट्रीटी ऑफ सलाबाई के अगले 20 साल तक मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में पीस रहा, और यहां तक की कहानी अपन ने देख ली थी। आगे कहानी कैसे चली, ये जो माधव नारायण राव हैं, ये पेशवा बनाए गए थे बड़ी छोटी उम्र में, पैदा होते ही इनको पेशवा बना दिया गया था। तो एक्चुअल में पावर ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज कर रहे थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो कि खुद एक मराठा सरदार थे, और इसी के साथ मराठा सरदार्स में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी। बाकी जो मराठा सरदार्स थे वो भी चाह रहे थे कि पावर उनके पास में आए, ये नाना फडणवीस पावर को क्यों एक्सरसाइज करेंगे। फिर जैसे जैसे माधव नारायण राव बड़े होने लगे, ये भी चाह रहे थे कि पावर उनके पास में आए। कुछ मराठा सरदार्स भी इनको फेवर कर रहे थे। इधर नाना फडणवीस पावर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उधर कुछ और मराठा सरदार चाह रहे थे कि पावर उनकी तरफ आ जाए। तो एक इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई थी, और इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते, प्रेशर के चलते, माधव नारायण राव ने सुसाइड कमिट कर लिया इन 1795, और इनके बाद पेशवा बने बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड जो है वो वर्थलेस थे, इनकेपेबल आदमी थे। इनफैक्ट नाना फडणवीस नहीं चाहते थे कि बाजीराव सेकंड पेशवा बने। अच्छा, इस सब के दरमियान नाना फडणवीस पास्ड अवे इन 1800। मतलब एक तरफ तो बाजीराव सेकंड पेशवा बन गए हैं जो अपने आप में इनकेपेबल हैं, दूसरा एक जो पावरफुल आदमी था नाना फडणवीस जो कि इन सबको जोड़ के रख रहा था, ही पास्ड अवे इन 1800। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है मराठा सरदार्स का, ये और ज़्यादा एस्केलेट हो गया। एक तरफ तो मराठास का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ एक नए गवर्नर जनरल आए हैं जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली का सिंपल सा एम था कि एक्सपेंशन करना है ब्रिटिश एम्पायर का ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लेकर आए थे अपने साथ सब्सिडरी अलायंस।
हैदराबाद पे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दी थी। मैसूर 1799 में जब टीपू सुल्तान को मार दिया गया तो मैसूर के ऊपर इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दी थी। और अब इनकी निगाह थी मराठास के ऊपर, और जब मराठास में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया इंटरफेयर करने का। हुआ क्या? हुआ बड़ा सिंपल ये कि 1801 अप्रैल 1 को इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते बाजीराव सेकंड पेशवा ने बिट्ठूजी होलकर को मार दिया। बिट्ठूजी होलकर जो कि जसवंतराव होलकर के भाई थे। होलकर लोग कहाँ पे रहते थे? इंदौर में रहते थे। पेशवा ने बिट्ठूजी होलकर जो कि जसवंतराव होलकर के भाई हैं उनको मार दिया 1801 अप्रैल 1 को। जसवंतराव होलकर ने जंग छेड़ दी। एक तरफ थे जसवंतराव होलकर और दूसरी तरफ थे बाजीराव सेकंड जो कि पेशवा है, और बाजीराव सेकंड को सपोर्ट कर रहे थे ग्वालियर के सिंधियास। तो एक तरफ बाजीराव सेकंड और सिंधियास की आर्मी और दूसरी तरफ जसवंतराव होलकर की आर्मी। जसवंतराव होलकर बड़ा काबिल आदमी था। जसवंतराव होलकर की आर्मी ने सिंधियास और बाजीराव सेकंड की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया ऑन अक्टूबर 25, 1802। और जीतने के बाद जसवंतराव होलकर बोले कि आज से विनायक राव बनेंगे नए पेशवा। ये जो बाजीराव सेकंड है जो कि पेशवा है, ये हारने के बाद भागा और पहुंचा बसीन ब्रिटिशर्स के पास में, और ब्रिटिशर्स को बोला कि मेरी मदद करो, मैं लड़ाई में हार गया हूं और मुझे पेशवाशिप से हटा रहे हैं और विनायक राव को नया पेशवा बना रहा है ये जसवंतराव होलकर, प्लीज़ मेरी मदद करो। ब्रिटिशर्स बोले ठीक है कर देंगे। और इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई ऑन दिसंबर 31, 1802, और इसी ट्रीटी को बुलाया जाता है ट्रीटी ऑफ बसीन। और इस ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू एक तरीके से बाजीराव सेकंड ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। इस ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या लिखा हुआ था? देखो कैसे प्रोविजंस हैं। क्या लिखा हुआ है? पेशवा बोला कि भाई साहब मेरे को पेशवा बना दो, बदले में कंपनी की नेटिव इन्फेंट्री, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी की एक छोटी आर्मी पेशवा की टेरिटरी में परमानेंटली रहेगी। एक तो क्या बोल दिया कि मेरी टेरिटरीज में मैं कंपनी की आर्मी को रखूंगा अगर मुझे पेशवा बना दिया आप लोगों ने तो। दूसरा इसने क्या बोला कि 26 लाख रुपए की इनकम जिन टेरिटरीज से आती है उन टेरिटरीज को मैं दे दूंगा, किसको? कंपनी को दे दूंगा। सूरत जो कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है उसको भी किसको सरेंडर कर दिया जाएगा? कंपनी को कर दिया जाएगा। निजाम हैदराबाद वाले एरिया से जो भी चौथ कलेक्ट किया जाता है उसको भी किसको सरेंडर कर दिया जाएगा? कंपनी को कर दिया जाएगा। मतलब आर्मी भी रख ली ब्रिटिशर्स की अपने घर में, रेवेन्यू के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सूरत है, टेरिटरीज हैं, चौथ जो निजाम वाले एरिया से आती है वो सब भी किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। साथ में ये भी बोला कि कल को पेशवा और निजाम्स के बीच में, पेशवा और गायकवाड्स के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कंपनी जो है वो आर्बिट्रेटर की तरह से काम करेगी, बिचौलिए की तरह से काम करेगी। पेशवा ने यहां तक भी एग्री कर लिया ट्रीटी ऑफ बसीन में कि अंग्रेज लोग, इंग्लिश लोग अगर किसी के साथ भी वॉर में होंगे, किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ में वॉर में होंगे, तो उस दूसरी यूरोपियन कंट्री के किसी भी आदमी को एम्प्लॉयमेंट पे, नौकरी पे नहीं रखेगा पेशवा अपने यहाँ पे। और पेशवा किसी दूसरे अदर स्टेट के साथ में कैसा रिलेशन बनाएगा वो इंग्लिश के कंट्रोल में होगा। इंग्लिश लोग उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। मतलब एक तरीके से बाजीराव सेकंड ने कंपनी के नाम सब कुछ कर दिया इस ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू। बदले में सिर्फ इसको क्या चाहिए कि मेरे को पेशवा बनाए रखा जाए। इतनी बेवकूफ़ी वाली ट्रीटी साइन करी इस आदमी ने। ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हो गई, कंपनी ने अग्री कर लिया कि हम बाजीराव सेकंड की तरफ से लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे तुम्हें पेशवा बनाने की। जब ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई तो बाकी के जो मराठा सरदार हैं वो जागे और उनको दिखा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू ब्रिटिशर्स हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं और अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से शुरुआत हो गई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। क्या हुआ? ये जब जैसे ही पेशवा ने ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी तो सिंधियास जो कि ग्वालियर वाले हैं और भोसलेस, इन्होंने एक कंबाइंड यूनिटी बनाई और इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम ब्रिटिशर्स को इंटरफेयर नहीं करने देंगे अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में। और इन्होंने एक लड़ाई छिड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स की आर्मी को लीड कर रहे थे आर्थर वेलेस्ली। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है बड़ी कैपेबल आर्मी थी। आर्थर वेलेस्ली की इस आर्मी ने सिंधियास और भोसलेस की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया और दोनों के ऊपर इंडिविजुअली इंपोज की गई सब्सिडरी अलायंस। मतलब एक एक करके
ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब मराठा सरदार्स के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज करते जा रहे हैं, उन्हें हराते जा रहे हैं। 1804 में फाइनली जसवंतराव होलकर, जो कि इन सब में सबसे काबिल थे, उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने बाकी के मराठा सरदार्स के साथ में यूनिटी बनाई, बाकी के किंग्स के साथ में यूनिटी बनाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, लेकिन ये भी फेल हो गए, ये भी हरा दिए गए। और एक एक करके ब्रिटिशर्स ने सभी मराठा सरदार्स को हराया। उनको हराने के बाद ट्रीटी साइन करी, उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज करी। जैसे भोसलेस को हराया गया दिसंबर 17, 1803 को, और एक ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ देवगांव। फिर सिंधियाज को हराया गया और दिसंबर 30, 1803 को ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ सूराजी अंजंगांव। फिर होलकर्स को हराया गया 1806 में और ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। आप देख सकते हो कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने धीरे धीरे सभी मराठा सरदार्स को हराया है और उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दिया, उनके ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई इस ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ में। इस ट्रीटी ऑफ बसीन का सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, वैसे तो अगर एक नज़रिए से देखें तो जो बाजीराव सेकंड जिसने ट्रीटी ऑफ बसीन को साइन किया था, वो एक्चुअल में पावरलेस पेशवा था। जिस टाइम पे वो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर रहा, उस टाइम पे हारा हुआ है, पेशवा भी नहीं है एक्चुअल में। लेकिन फिर भी ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन में लिखा गया था कि जो इंग्लिश ट्रूप्स हैं, जो इंग्लिश आर्मी है, वो परमानेंटली पेशवा की टेरिटरी में रहेगी, वो परमानेंटली मराठा टेरिटरी में रहेगी। उसका स्ट्रेटेजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कैलकाटा इनके कब्जे में था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, मैसूर ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, हैदराबाद पे सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर चुके थे, लखनऊ में इनके पास में पावर थी, अब पूना भी इनके कब्जे में आ गया है, अब पुणे में भी इनकी आर्मी है। मतलब अब इनकी आर्मी की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो स्ट्रेटेजिकली इनको इंपॉर्टेंस मिल गया, इनको बेनिफिट मिल गया। दूसरा, कंपनी वॉज नाउ वेल प्लेस्ड टू एक्सपेंड इट्स एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अब हर जगह पे जब आर्मी होगी तो आसपास के एरियाज पे कब्जा करना बहुत इजी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि द ट्रीटी गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया। ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन है, इस ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू एक तरीके से ताले की चाबी मिल गई, इंडिया नाम का जो ताला है उसकी चाबी मिल गई ब्रिटिशर्स को। और यहां से शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन की। अभी तक अपन ने क्या बात की है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कैसे शुरू हुआ? 1801 में पेशवा बाजीराव सेकंड ने बिट्ठू जी होलकर, जो कि जसवंतराव होलकर के भाई थे, उनको मार दिया। जसवंतराव होलकर ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और बाजीराव सेकंड और सिंधियाज की कंबाइंड आर्मी को हराया अक्टूबर 25, 1802 को, और विनायक राव सेकंड को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ये जो बाजीराव सेकंड है ये भागा ब्रिटिशर्स के पास में मदद के लिए, और 1802 में इसने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन। और ट्रीटी ऑफ बसीन को अगर पढ़ा जाए तो बड़ा सिंपल सा आइडिया ये है कि इस बाजीराव सेकंड ने कंपनी को सब कुछ दे दिया, आर्मी भी रख ली घर में, रेवेन्यू के सोर्सेज भी दे दिए, ये भी बोल दिया कि किसी और से संबंध नहीं बनाऊंगा, बदले में इसको क्या बनना था? सिर्फ पेशवा बनना था। जब ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई तो बाकी के जो मराठा सरदार्स हैं उनको रियलाइज हुआ कि ये ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारे ऊपर कब्जा कर लें, जो कि बाद में करेंगे भी। तो बाकी के मराठा सरदार्स ने यूनिटी बनाना शुरू किया। सिंधियाज और भोसलेज ने साथ मिलकर अटैक किया ब्रिटिशर्स की आर्मी को, जिसको लीड कर रहे थे आर्थर वेलेस्ली। लेकिन ब्रिटिशर्स की आर्मी ने सिंधियाज और भोसलेज दोनों को हरा दिया, इन दोनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया, और इन दोनों के ऊपर इंपोज की गई सब्सिडरी अलायंस। 1804 में जसवंतराव होलकर ने भी कोशिश करी ब्रिटिशर्स को रोकने की, लेकिन उनको भी हरा दिया गया, और एक एक करके इन सब के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज की गई, इनके साथ में ट्रीटी साइन की गई, इन सबको हराया गया। सिग्निफिकेंस अपन ने देख ही लिया कि सिग्निफिकेंस ये है कि अब ये जो जगह है पूना, जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे कंट्रोल किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का हो गया। अच्छा, हालांकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठास हारे, ब्रिटिशर्स जीते, लेकिन ब्रिटिशर्स का खूब खर्चा हुआ, खूब नुकसान हुआ इनको। और जो यूरोप में बैठे हुए अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन में लंदन में बैठे हुए अंग्रेज थे, उनको लग रहा था कि यार ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये बहुत ज़्यादा पंगे ले रहा है। तो उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया और उनको बोला कि बस आपका हो गया, वापस आ जाओ। लॉर्ड वेलेस्ली वापस चले गए और लॉर्ड वेलेस्ली की जगह पे एक बार फिर से कॉर्नवालिस को रीअपॉइंट किया गया एज गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, मराठास जो कर रहे हैं करने दो, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करने दो, आपको तो अपने ट्रेड और अपने टेरिटरी से मतलब है, आप अपना ट्रेड देखो, टेरिटरीज देखो।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा ही गया था विद द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वही किया, अपने काम से काम रखा। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काम से काम रख रहे थे तो मराठास को अपॉर्चुनिटी मिल गई एक बार फिर से अपनी पोजीशन को रिकंसोलिडेट करने की, या एटलीस्ट मराठास कोशिश करने लगे कि वापस से उनकी पोजीशन रिकंसोलिडेट हो जाए। ये सब जब चल रहा था तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक तरफ तो आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू एक तो कंपनी की ट्रेड में जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, मतलब कल तक ट्रेड में कंपनी का जो एक छत्र राज था इंडिया में वो खत्म कर दिया गया। दो चीज़ों पे मोनोपोली खत्म नहीं की गई, एक तो टी में ट्रेड जो था उस पर मोनोपोली खत्म नहीं की गई, और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसमें मोनोपोली खत्म नहीं की गई। बाकी हर एक चीज़ में ट्रेड में कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब कंपनी के सामने नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे ट्रेड मार्केट में, विच मीन्स कि अगर कंपनी को अपना रेवेन्यू मेंटेन करके रखना है तो नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे, और नए मार्केट्स ढूंढने का मतलब है कि अपना एरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा। और दूसरा, एक नए गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स इंपीरियलिस्टिक आदमी थे। बड़ा सिंपली इसका एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे अपना कब्जा इस्टेब्लिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज कैप्चर करनी है। इनफैक्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स की पॉलिसी को बुलाया जाता है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ये कहते थे कि इनके लिए पैरामाउंट है ब्रिटिश इंटरेस्ट, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इंटरेस्ट। ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए जो भी करना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स करने को तैयार थे। और इसी बैकड्रॉप में शुरुआत होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, जो कि शुरू हुआ 1817 में और ख़त्म हुआ 1819 में। कहानी क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स आ चुके हैं जो कि इंपीरियलिस्टिक हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू कंपनी की जो ट्रेड में मोनोपोली है उसको ख़त्म कर दिया गया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी मराठास के ऊपर कब्जा किया जाए, डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया जाए। इनको मौका मिला। एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था जिसे बोलते हैं पिंडारीज। सलमान खान की एक मूवी है जो कि पिंडारीज के ऊपर बेस्ड भी है। पिंडारीज बेसिकली कास्टलेस, कई सारी कास्ट, कई सारे क्लासेस से मिले हुए लोगों का ग्रुप था जिन्हें अपन बोलते हैं पिंडारीज। और ये जो है मराठा आर्मीज के मर्शनरीज थे, मतलब मराठा आर्मी इनको पे करती थी और बदले में ये पिंडारीज मराठा आर्मीज के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। बहुत सिंपल सा काम था इनका। जैसे जैसे मराठास कमज़ोर होने लगे तो ये जो पिंडारीज हैं इनके पास में काम की कमी आने लगी। अब इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना शुरू किया, इन्होंने आसपास के एरियाज़ को प्लंडर करना शुरू किया, लूटना शुरू किया। और जैसे ही पिंडारीज ने आसपास के एरियाज़ को लूटना शुरू किया तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया और इंग्लिश लोगों ने मराठास के ऊपर चार्ज लगाया और कहा कि ये जो पिंडारीज हैं आप इनको शेल्टर कर रहे हो, आप इनको शरण दे रहे हो और इसके लिए मराठास को पनिश किया जाना चाहिए। अंग्रेज लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पिंडारीज हैं इनको शरण दे रहे हैं मराठास, इसके लिए मराठास को पनिश किया जाना चाहिए। जैसे ये हुआ तो कुछ तो पिंडारी लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जैसे आमिर खान ने सरेंडर कर दिया, जैसे करीम खान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी पिंडारी लीडर्स थे जो कि भाग गए जंगल की तरफ, जैसे चिट्टू खान, ये जंगल की तरफ भाग गए। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स मराठास के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे और कह रहे थे कि आप पिंडारीज को शरण दे रहे हो, तो मराठास को घुटन होने लगी। उनको लगा कि यार ये तो हमारी सोवरेनिटी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। और पिंडारीज तो ब्रिटिशर्स के लिए भी बहाना था और मराठास के लिए भी एक तरीके से बहाना है। अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई है, ये इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी है कि ये जो बाजीराव सेकंड जिसे पेशवा बनाया गया ये जी पा रहा होगा क्या? बाकी की जो मराठा सरदार्स हैं उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी गई है, वो भी नहीं जी पा रहे होंगे। उनको भी लग रहा होगा कि यार कैसे भी मौका मिले और हम इन ब्रिटिशर्स के चंगुल से छूटें, और ये मौका मिल गया है इनको यहाँ पे। मराठास को लग रहा है कि हाँ यार, पिंडारीज और हमारी सोवरेनिटी उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है, क्यों ना लड़ाई लड़ ली जाए। तो बाजीराव सेकंड ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया, सारे मराठा चीफ्स को यूनाइट किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में, और यहाँ से शुरुआत हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। जैसे जैसे लड़ाई चली, हुआ क्या कि जो पेशवा है बाजीराव सेकंड है, उसने पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसको अटैक कर दिया। नागपुर के जो अप्पा साहिब थे उन्होंने नागपुर में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उसको अटैक कर दिया।
इंदौर के जो होलकर्स हैं वो भी लड़ाई की तैयारी करने लगे। लेकिन हाँ, मराठास यूनाइट हो गए, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मराठास की स्थिति ऐसी हो गई है कि पॉलिटिकली भी कमज़ोर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कमज़ोर हो गए, कंफ्यूज्ड हैं, इनएफिशिएंट हैं, मतलब उतने काबिल नहीं है, उतने पावरफुल नहीं है जितने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ करते थे। और इस सब के दौरान जसवंत राव होलकर पास्ड अवे। जसवंत राव होलकर जो कि इन सब में सबसे पावरफुल थे, ही पास्ड अवे। और जसवंत राव होलकर के बाद रूल करना शुरू किया इनकी मिस्ट्रेस तुलसीबाई ने। तुलसीबाई हालांकि पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन इन पे इन्फ्लुएंस था अनवर्दी मैन का, जैसे बलराम सेठ का इन पे इन्फ्लुएंस था, आमिर खान का इन पे इन्फ्लुएंस था। तो एक तरफ तो पहले ही इनएफिशिएंट हो चुके हैं, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े कमज़ोर हो चुके हैं मराठास, और दूसरा जो सबसे काबिल आदमी था जसवंत राव होलकर, ही पास्ड अवे। कंपनी के लिए बड़ा सिंपल हो गया और कंपनी ने धीरे धीरे करके एक एक करके सभी मराठास को हराना शुरू किया। जैसे पेशवाज को हराया गया किरकी नाम की जगह पे, भोसलेस को हराया गया सीताबल्दी नाम की जगह पे, होलकर्स को हराया गया मेहदीपुर नाम की जगह पे, और हरा करके इन्होंने एक एक के साथ में, एक एक मराठा सरदार के साथ में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करी। ट्रीटी ऑफ पूना साइन की गई पेशवा के साथ में ऑन 1 जून 1817। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन की गई सिंधियाज के साथ में ऑन नवंबर 1817, और ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की गई होलकर्स के साथ में ऑन जनवरी 1818। फाइनली जून 1818 को पेशवा ने सरेंडर कर दिया। मराठा कन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब अब कोई मराठा सरदार नहीं है, ख़त्म कर दिया गया। पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया, जो अब तक पेशवास का ऑफिस हुआ करता था, जिसको कि बालाजी विश्वनाथ हेरिडेटरी बना के गए थे, उसको ख़त्म कर दिया गया। बाजीराव को बोला कि भाई साहब तुम चुपचाप से कानपुर के पास में एक बिट्ठूर नाम की जगह है, वहाँ पे रह लो, शांति से तुम्हें खाने पीने को दे दिया जाएगा, बदतमीजी करी तो पिटे और जाओगे। तो बाजीराव जो है वो ब्रिटिश रिटेनर बन गए, और प्रताप सिंह जो कि शिवाजी के खानदान में से थे, उनको सतारा की एक छोटी सी जगह का राजा बना दिया गया, यहाँ पे कहीं पे। देखो, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ही सबको हरा दिया गया था। एक बार और मराठास ने कोशिश करी कि कैसे भी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से निकला जाए, कैसे भी ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस से निकला जाए, और ये जो एक बार की और कोशिश है इसको बोलते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से लेकर 1819 तक चला। बहाना क्या था इस वॉर के शुरुआत का? लॉर्ड हेस्टिंग्स चाह रहे थे कि कैसे भी एक्सपेंशन किया जाए, कैसे भी मराठास के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बोला कि ये जो पिंडारीज लूटपाट मचा रहे हैं, इनको शरण दे रहे हैं मराठास। मराठास को लगा कि यार पहले से ही स्थिति खराब की हुई है ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ, अब ये और इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मराठास ने बोला क्यों ना आखिरी बार लड़ाई लड़ ही ली जाए। बाजीराव सेकंड ने अपने लोगों को यूनाइट किया और लड़ाई लड़ना शुरू किया ब्रिटिशर्स के साथ में। इसी को बोलते हैं अपन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। लेकिन ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का ड्यूरेशन है, उस टाइम तक ये जो मराठास हैं ये बड़े कमज़ोर हो गए हैं, बड़े इनएफिशिएंट हो गए हैं, इनके बीच में उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना यूनिटी नहीं है। एक एक करके ब्रिटिशर्स ने इनको हराया। पेशवास के साथ में ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ पूना इन 1817। ये सिंधियाज के साथ में ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर नवंबर 1817 में। होलकर्स के साथ में ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। और फिर फाइनली जून 1888 में पेशवा ने सरेंडर कर दिया, मराठा कन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया, पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया, बाजीराव को बिट्ठूर नाम की जगह पर रख दिया गया शांति से, और प्रताप सिंह को सतारा जैसी छोटी जगह का रूलर बना के सिर्फ दिखाने के लिए बिठा दिया गया। और इसके साथ मराठास के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो गया ब्रिटिशर्स का। अब तक की कहानी अपन ने देख ली कि कलकत्ता के ऊपर बंगाल के ऊपर डोमिनेंस है, इधर हैदराबाद के ऊपर डोमिनेंस है, इधर मैसूर के ऊपर डोमिनेंस है, इधर फिर ये जो एरिया है मराठास वाला वो बचा हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ उस मराठास के एरियाज पे भी डोमिनेंस किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया है। और जो एक ऐसी पावरफुल फोर्स थी मराठास, जो कि ये माना जा रहा था कि मुगल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, अब उन पे ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया। एक तरीके से पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत हो गई है। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।